नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे भजनलाल सरकार के द्वारा की जा रही समीक्षा को लेकर। पहले जिलों की समीक्षा की गई, जिले खत्म किए गए और अब नगर निकायों की बारी है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत जी पारिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश मीणा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्मीकांत जी, पिछली सरकार ने चुनावी वर्ष में नए जिलों की घोषणाएं की, नए जिले बनाए, नगर निकाय बनाए, नगर परिषद बनाए। ऐसे में पिछली सरकार ने जनता से काफी उम्मीदें लगाई। सरकार रिपीट हो सकती है, लेकिन सरकार हालांकि रिपीट नहीं हुई, लेकिन जनता के बीच में एक माइंडसेट बन चुका है कि भजनलाल सरकार सिर्फ और सिर्फ कमेटियां बनाती है, समीक्षा करती है। गहलोत जी ने जो घोषणाएं की, जो विकास के नए आयाम स्थापित किए, उन पर कैंची चला करके उनको रिवर्स करने का काम किया जा रहा है और अब बारी नगर निकायों की है। लक्ष्मीकांत जी, देखिए, आपने जिस प्रकार से बात की विकास की, मुझे लगता है कांग्रेस सरकार ने विकास किया होता राजस्थान में तो राजस्थान की दिशा और दशा बदल गई होती। राजस्थान कांग्रेस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ 5 वर्षों तक होटल बैठकर शासन चलाने का प्रयास किया। कुछ विधायक माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, कुछ विधायक माननीय सचिन पायलट के नेतृत्व में होटलों में निवास करते थे और मनोरंजन करते थे। वहां बैठकर उन्हें एक मुगली संघर्ष सत्ता का चल रहा था, राजस्थान जनता ने देखा। मात्र 6 महीने पूर्व माननीय अशोक गहलोत जी सचिवालय पधारते हैं, वो पधारकर आंख फनाप पे बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं, जिनमें जिले और निकाय और पंचायतें भी शामिल हो जाती है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जब आप पंचायतों की घोषणा करें, नई पंचायतों की, नगर पालिकाओं की, नगर निगमों की अथवा जिलों की, तो उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं, प्रशासनिक दृष्टिकोण देखना पड़ता है। वो प्रशासनिक दृष्टिकोण क्या कहता है? जिलों को लेकर जिस प्रकार से 1000 करोड़ से अधिक का प्रावधान बजट में किया जाना चाहिए था। मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस के किसी भी नेता को कि बता दे किसी बजट के अंदर जिन जिलों के लिए क्या कांग्रेस ने प्रत्येक जिले के लिए 1000 करोड़ रुपए की कोई बजट में घोषणा की? बताइए। जब आपको पता था कि आएंगे ही नहीं, आने वाले नहीं, तो घोषणा कुछ भी करते रहो। इसी प्रकार यदि आपको किसी पंचायत को नगर पालिका बदलना है तो उसके लिए भी 200 करोड़ से अधिक की आवश्यकता होती है। कर्मचारियों का गठन होता है। आप एक सीधी बात करता हूं, यदि आपके नगर निगम को नगर परिषद नगर पालिका बनाना चाहते हैं, वहां ईओ की आवश्यकता है, जेईएन की आवश्यकता है, एएन की आवश्यकता है, वहां पर पटवारी की आवश्यकता, वहां गिरदावर की भी आवश्यकता पड़ सकती है। वहां पर सफाई कर्मचारी कितने होंगे, किस आबादी पर कितने होंगे, इसका आकलन भी किया जाना आवश्यक होता है। वहां पर किस प्रकार से बिल्डिंग बाइलाज बने, इस बात की आवश्यकता होती है। लेकिन आपने अनाप शनाप में केवल राजनीतिक दृष्टिकोण सोचते हुए आपने घोषणाएं कर दी। घोषणा मंत्री बनकर रह गए थे गहलोत साहब। निश्चित रूप से आज आप कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से काम करने का प्रयास किया है, मैं समझ भागीरथी प्रयास किया माननीय भजनलाल जी ने। इन समीक्षाओं के दौर में समीक्षा करते हुए कांग्रेस के गलत निर्णयों को सही करने का काम उन्होंने किया है। यदि मैं बात करूं तो सीधे तौर पर कह सकता हूं, ईआरसीपी जैसे मुद्दे को लेकर जो वचनबद्धता और कटिबद्धता माननीय भजनलाल जी दिखाई है, निश्चित रूप से सराहनीय कदम है। बिल्कुल। यदि किसानों की आय बढ़ाने को लेकर यदि हम किसानों की निधि, सम्मान निधि बढ़ाने का काम करते हैं, भजनलाल सरकार करती है। यदि अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से हर व्यक्ति को भूखे कोई खाना मिले, उसमें घोटाला नहीं हो, जो कौन समय घोटाला का प्राय बन गया था वह नहीं हो, इस बात का प्रयास भी मुख्यमंत्री किया। यदि पेट्रोल डीजल पर वेट घटाने का काम किया सरकार ने किया। यमुना जल स्रोत के माध्यम पश्चिमी राजस्थान पानी पिलाने का काम भी सरकार ने किया। तो बस समझो, सरकार के 1 वर्षों के कामों में 54% से अधिक घोषणाओं को पूरा कर देना इस बात को साबित करता है सरकार सजग है और अपने जनता के प्रति जागरूक भी है। इतर कांग्रेस सरकार 1 वर्ष का कालखंड देखिए आप कांग्रेस का। एक कल के कांडखंड में आपको मुख्यमंत्री पद का मुगली संघर्ष दिखेगा, सड़क पर जलते टायर दिखेंगे और अपने ही उप मुख्यमंत्री को निकम्मा और नकारात्मक कहने की कर्तव्य परायणता भी दिखेगी। तो मुझे लगता है जिसे मुख्यमंत्री ने अपने उप मुख्यमंत्री को निकम्मा, नकारा, कोरोना, घिसा हुआ नहीं, पिटा हुआ नहीं, सब कुछ कहा हो, वह मुख्यमंत्री कैसे शासन चलाते आपको पता है। राजस्थान की बागडोर, अब आप जयपुर जिले की यदि आप नगर निगमों, नगर पंचायत बात करें, जिस प्रकार से आपने सिर्फ अल्पसंख्यक वार्ड बनाने का काम जयपुर में किया, 35 अधिक अल्पसंख्यक वार्ड बनाने का काम किया, कैसे भी करके हेरिटेज वार्ड पर कब्जा कर लिया। माननीय धारीवाल जी और माननीय महेश जोशी जी ने मिलकर के षड्यंत्र रचा और जयपुर को दोबारा व्यक्त कर दिया। आवश्यकता नहीं थी। उसके 2-4-5 महीने पहले आपने 150 वार्ड किए थे, आपने 250 और 2 नगर निगम कर दी, क्योंकि आपको लगा कि 150 वार्डों के अंदर आपका जो काम है वो पूरा नहीं हो सकता, आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सकता, जयपुर जनता आपको चुनने वाली नहीं है। इसलिए आपने अल्पसंख्यक समुदाय के वार्डों को तोड़ कर 35 से 70 करने का काम किया और घटा बढ़ा करके आपने एक नगर निगम कैसे भी करके अल्पसंख्यकों के माध्यम से जयपुर में आ जाए और वो आ गई। उसका परिणाम क्या रहा आपका? आपकी महापौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपके महापौर को आपको हटाना पड़ा,
आपने मुस्लिमों को तुष्टिकरण के लिए आपने उप महापौर मुस्लिम को बनाया, तो सीधे तौर पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का वर्तमान में सुशासन चल रहा है, मैं समझता हूं पिछले 5 वर्षों में जो कुशासन कांग्रेस का था उसे त्रस्त जनता थी, इसलिए जनता ने माननीय गहलोत जी को नकारा, गहलोत की नीतियों को नकारा। और मैं कह सकता हूं कि वह खर्ची की सरकार थी जो दिल्ली दरबार की चाटुकारी करती थी, इन निगम निकायों से पैसे इकट्ठे कर दिल्ली तक पहुंचाने का काम करती थी सरकार, इसलिए सरकार रुकी सरकार थी, वरना गहलोत जी कब के हट गए होते। तो धारीवाल जी को जिस काम पर लगाया गया था उस काम को बखूबी को करने का काम माननीय धारीवाल जी कर रहे थे। तो सीधे तौर पर मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की दिशा और दशा को खराब करने का काम किसी ने किया तो माननीय गहलोत जी ने किया, और इस दिशा को सही दिशा की ओर ले जाने का काम कोई कर रहा, भागीदारी प्रयास कर रहा है, तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा कर रहे हैं। बिल्कुल, मान लेते हैं कि सही दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं और गहलोत जी ने जो भी काम किए वो बिना सोचे समझे किए। तो ऐसे में जब गहलोत राज में जो जिले बनाए गए, सभी जिलों को निरस्त नहीं किया गया, उनमें से जिले रख लिए गए और कुछ जिले उन्हें निरस्त किया गया। तो ऐसे में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि राजनीतिक फायदे के लिए गहलोत जी ने जिले बनाए और राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी ने उन जिलों में से सिलेक्शन कर लिया। देखिए, इस पर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही आपने। यदि राजनीतिक फायदे की बात होती तो शायद हम दूध जिले को नहीं तोड़ते। ये दृष्टिकोण, इस बात का पैसा दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास किया जाता है। हमने कब कहा कि गहलोत सरकार को सही काम किया तो हमने उसको हटाने का काम किया, चिरंजीवी योजना को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, चूंकि वसुंधरा जी की भामाशाह योजना का नाम बदलकर चिरंजीवी योजना कर दिया गया था और भामाशाह की चिरंजीवी योजना को आगे ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। इसी प्रकार आपने जिलों की बात करें, जिन जिलों की आवश्यकता थी, प्रशासनिक रूप से लगता था कि जिले बन सकते हैं, इन्हें हटाने से फायदा नहीं होने वाला, तो निश्चित मान के चलिए कि हमने उनको रोकने का काम किया और आने वाले बजट में इसका प्रावधान देखने को मिलेगा। प्रावधानिक रूप से देखिए, आपने बड़ी बात कही जिलों की, जिला कलेक्टर, उप कलेक्टर, वहां पर कितने पटवारी बैठे, कितने गिरदावर बैठे, कितने बाढ़ नियंत्रण कक्ष कैसे बने, वहां पर जाकर के सरकारी अमले में कितने बाबुओं की आवश्यकता है, कितने वहां पर डबलओज बैठे, कितने सीनियरोज बैठे, कितने चीफ काउंसलर बैठे, इन सब की बहुत बड़ी फौज बनती है। क्या कांग्रेस सरकार ने, मैं एक बड़ा चौथीपूर्ण प्रश्न खड़ा करता हूं, जिन जिलों में बनाया गया वहां पर क्या भर्ती की प्रक्रिया की थी ऐसी? किसी अखबार विज्ञापन दिया था ये भर्ती हम करने जा रहे हैं? लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपका केवल और केवल मात्र सोच था राजनीतिक फायदा लेना। ये ऐसे निर्णय होते हैं जो राजनीतिक सोच से नहीं, प्रशासनिक सोच को जन्म देते हैं, और प्रशासनिक सोच के आधार पर इनको आगे ले जाना चाहिए। मैं समझ, जिस समय कांग्रेस क्या ये मानिए क्या नाम था उनका, जिन्होंने जिस जिलों को बनाने का बात कही थी, एक IAS अधिकारी को उन्होंने बनाया था, राम लोहाया जी थे शायद, वो उस समय जब घोषणा हो रही थी ना तो विदेश में थे, उन्हें पता नहीं था कि जिलों की घोषणा भी हो जाएगी। तो क्रियान्वित करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वर्तमान में जिस प्रकार समिति बनाकर, पवार साहब की अध्यक्षता में समिति बनाकर किया, समिति की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक निर्णय लेने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। प्रकाश जी, जिस प्रकार से लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं कि भजनलाल सरकार ने आधे से ज्यादा वादे जो चुनावी माहौल में किए जाते हैं, घोषणा पत्र बोलें कि संकल्प पत्र कहें, उसके 50% जो काम है वो जनता के सामने करके पेश कर दिए गए हैं। साथ ही साथ जो गलत काम किए गए थे, बिना सोचे समझे वाहवाही लूटने के लिए, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए गहलोत राज में जो काम किए गए थे उनकी समीक्षा की जा रही है और उसी सिलसिले में जिलों पर कैंची चली और अब नगर निकायों पर कैंची चलाने की तैयारी है। प्रकाश जी। आशीष जी, मैं सबसे पहले तो यह कहना चाहूंगा कि ये पूरी गवर्नमेंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, NPA है। क्यों है NPA? कि इसमें कोई भी वर्ग, किसान वर्ग हो, युवा हो, महिला हो, कोई वर्ग खुशी नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि हमने जो योजनाएं बनाई थी इस जनता के लिए बनाई थी। आप जनता से द्वेष मत रखिए, कांग्रेस से द्वेष भाव रखिए, पर जनहित में तो काम किए करिए, क्योंकि ये सारे फैसले हमने जनता के लिए लिए थे और जनता के फैसले इसलिए लिए थे कि आशीष जी, समय समय पर जनसंख्या के अनुसार क्षेत्र की स्थितियां बदलती रहती हैं। और जैसे परिसीमांकन होता है, लोकसभा में हम 500 से 880 करने की सोच रहे हैं, विधानसभा में सीट बढ़ाने की सोच रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से छोटी इकाइयां बनाएंगे तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, औद्योगिक विकास पैदा होता है और उसके बाद लोगों को सड़क, बिजली, पानी की सुविधा मिलती है और नए लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि जनसंख्या के हिसाब से समय समय पर रिव्यू करना। अब कांग्रेस ने जिले बनाए, वो जनता के लिए बनाए, जनहित में बनाए। बीजेपी जनहित में
कांग्रेस से द्वेष रखे उन जिलों को खत्म करिए, नगर निकायों को खत्म करिए। और मेन बात है, गवर्नमेंट स्कूल जो हमने गरीब लोगों के लिए चालू किए थे महात्मा गांधी, उन पे भी रिव्यू कमेटी बैठा के और उनका भी विश्लेषण कर रही है, बोल रही है कि हम इनका भी विश्लेषण करेंगे। तो ये पूरी गवर्नमेंट में मुझे जो लगता है 1 साल के इनके कार्यकाल में कोई भी वर्ग, किसी भी तरह का वर्ग खुश नहीं है। अपन बात करते हैं विकेंद्रीकरण की। विकेंद्रीकरण का मतलब यह है कि जितने छोटी इकाइयां हों, लोगों को उसका फायदा हो और हर चीज की सुविधा मिले। इस वजह से नगर निकाय में हमने 56 नगर निकाय बनाए, नगर पालिकाएं बनाई। उन नगर पालिकाओं में मेरे साथी प्रवक्ता से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप 8-10 नगर पालिकाएं ऐसी बता दीजिए कि हम उनको इस आधार पे खत्म कर रहे हैं, इस रिपोर्ट पे खत्म कर रहे हैं। कुछ भी बता दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि रियल में ये बात सही है। मेरे पास 19 फरवरी 2021 का स्वच्छ शासन विभाग का नोटिस है, उसमें सारा क्राइटेरिया है कि हम किस पॉपुलेशन पे नगर परिषद बनाएं, कितनी पॉपुलेशन पे नगर निगम बनाएं और कितनी पॉपुलेशन पे हम नगर पालिका बनाएं। अभी इनकी दोहरी मापदंड की नीति यहां पता लगती है कि ये लोग कह रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले इनका आया था नोटिस कि हम ग्राम पंचायतों को छोटी करेंगे और बढ़ाएंगे। तो एक तरफ तो आप नगर पालिकाओं को खत्म कर रहे हो और एक तरफ आप ग्राम पंचायतों को छोटी करके बढ़ा रहे हो। ये दोहरी नीति क्यों? क्योंकि नगर पालिकाओं की भी जरूरत है और ग्राम पंचायतों की भी जरूरत है जनसंख्या के हिसाब से। तो ये चीजें समय समय के अनुसार कांग्रेस पार्टी जनहित में फैसले लेती रहती है। बीजेपी कांग्रेस के फैसले द्वेष के लिए उनको पलटती रहती है, बदलती रहती है और उनके पीछे सिर्फ राजनीतिक द्वेष है कांग्रेस से। बाकी जनता को इस फैसले से लॉस होता है और बीजेपी अपने प्रॉफिट के लिए सारे काम करती है। लेकिन लक्ष्मीकांत जी ने जो बात कही कि जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, सरकारी मशीनरी वहां पर होनी चाहिए, नगर पालिका का आप गठन कर रहे हैं तो वहां पर ईओ की नियुक्ति होनी चाहिए, जेईएन वहां पर चाहिए, स्वास्थ्य निरीक्षक वहां पर चाहिए, ये सारे पद सृजित किए नहीं, उनकी व्यवस्था की नहीं, केवल अपनों से वाहवाही लूटने के लिए एक माहौल तैयार किया गया। क्या ये फैसला 4 साल पहले लेकर के और आप ही की सरकार में 4 साल में उस पे पूरे पे वर्क करके प्रॉपर तरीके से वहां पर नगर पालिका को एक्शन मोड में लाया जा सकता था? आशीष जी, जब गवर्नमेंट लोकतंत्र है, जनता का जनता के द्वारा शासन है, तो जनता के लिए हमको सारे काम करने पड़ते हैं। ईओ भी लगाना पड़ेगा, नई भर्ती भी करनी पड़ेगी, संसाधन भी उपलब्ध कराने पड़ेंगे, मूलभूत सुविधाएं देनी पड़ेंगी। आप भाई शासन में, सत्ता में क्यों आते हो? सत्ता में अडानी अंबानी के लिए आते हो क्या? सत्ता में तो आप जनता के लिए आते हो, क्योंकि लोकतंत्र में जनता वोट करती है और जनता उम्मीद करती है। तो फिर जनता को आप ये पूरी चीजें, मूलभूत सुविधाएं नहीं दोगे तो फिर जनता आपसे क्या उम्मीद कर सकती है? बताइए। जनता आपसे कोई उम्मीद नहीं कर सकती। जैसे ठीक है लक्ष्मीकांत जी, मैं समझता हूं कि मेरे सवाल का जवाब सम्माननीय प्रकाश जी ने दे दिया। सम्माननीय प्रकाश जी ने कहा कि निश्चित रूप से जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने का काम एक लोकतांत्रिक सरकार को करना चाहिए, करना भी चाहिए था। यही चूक हुई कांग्रेस से। मैं यही तो कहना चाह रहा था, प्रकाश जी कह दिया अपनी बात कि कांग्रेस ने तो सर जनता को सुविधाएं दी। कांग्रेस ने जिले, आपने जिले, हमने कांग्रेस ने जिले जवाब ले लीजिए प्रकाश जी। हमने जो जिले बनाए अडानी अंबानी की सुविधा के लिए नहीं बनाए, हमने जिले जनता की सुविधा के लिए बनाए, नगर पालिका जनता की सुविधा के लिए बनाई, महात्मा गांधी स्कूल गरीब लोगों के लिए बनाए, जिससे राजस्थान के आम जन तक सुविधाएं पहुंच सके। ठीक है, जवाब दे दो, बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे जी। आपने मेरी बात का जवाब दिया। आपने कहा कि निश्चित रूप से ईओ की आवश्यकता होती है। क्या कांग्रेस सरकार ने एक भी ईओ की भर्ती की हो तो बता दीजिए नगर पालिका बनाने से पहले कि यहां पर ये विकास माथुर नाम का आदमी ईओ लगेगा या लक्ष्मीबाई पाइक नाम का आदमी ईओ लगेगा। किस ईओ को वहां पर नियुक्ति की गई और नियोज की क्या 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 ईओज की, क्या ईओज की आपने कोई विज्ञप्ति एक बार निकाली? क्या स्वास्थ्य निरीक्षक की विज्ञप्ति आपने एक बार निकाली? कितने सफाई कर्मचारियों की विज्ञप्ति आपने एक बार में निकाली? कितने सीनियरोज की भर्ती आपने निकाली? कितने अकाउंटेंट्स की भर्ती आपने एक बार में निकाली? कि निकायों के माध्यम डीएलबी के माध्यम से एक भी नियुक्ति का आदेश आपने जारी किया तो बता दें। एक भी अखबार विज्ञप्ति निकाली तो बता दें, डीएलबी डायरेक्टर के माध्यम से निकाली तो बता दें। मैं समझता हूं, चुनौतीपूर्ण तरीके से कहता हूं, कांग्रेस के सब नेताओं कहता हूं, मुख्यमंत्री गहलोत से लेकर माननीय प्रकाश जी तक कहता हूं कि बता दें एक भी विज्ञप्ति आप निकाली। ठीक है क्या एक मिनट, क्या प्रशासनिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता नगर पालिकाओं के लिए नहीं होती? क्या ग्राम पंचायत के लिए पटवारी की आवश्यकता नहीं होती? क्या गिरदावरों की आवश्यकता नहीं होती? यदि होती है तो उन सबकी भर्ती करने का काम, भर्ती निकालने का काम किया गया था क्या? अब आपने एक बड़ी बात अभी आपने कही, ये जो सरकार थी पिछली सरकार, आपने कहा भी कि 4 वर्ष पूर्व की जा सकती थी। जिस सरकार को होटलों में बैठकर रात चलाने से फुर्सत नहीं मिलती हो, उस सरकार को बैठने की आवश्यकता है। ये सरकार कितने साल की, कांग्रेस सरकार कितने साल के लिए थी? 5 वर्ष के लिए। एक भी उदाहरण दे दीजिए मुझे पिछली कांग्रेस सरकार का जो घोषणा पिछले 4 वर्षों पूर्व की गई हो, एक भी।
यदि राजस्थान के माध्यम से यदि जवाबदेही लेने का साहस कोई करता है तो राजस्थान का यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करता है। अपने पहले वर्ष में राजस्थान करता है, जिम्मेदारी लेता है कि 2 वर्ष बाद इसकी भूमिका में बैठूंगा, फिर से बात करेंगे कितना सफल होता हूं, कितना सफल होता हूं। ये साहस पैदा करने का काम किसने किया? ये भजनलाल जी का 56 का सीना है जिसे साहस पैदा करने का काम किया। गहलोत जी में ताकत नहीं थी कि राजस्थान की बात को दिल्ली में कह सके। ये ताकत किसी में है तो भजनलाल जी शर्मा के अंदर है। दिल्ली जाकर चाटोकाटा करने की फुर्सत नहीं मिलती थी माननीय गहलोत जी को, कभी सोनिया जी की, कभी राहुल जी की, और कभी कभी तो समय मिल जाता तो किसी अन्य नेता की भी। और चौधरीपुर तो ये काम करने का प्रयास किया, यदि तिकड़ी से बाहर निकलने का काम वे नहीं कर पाए गहलोत जी। और राजस्थान का पिछले 5 वर्षों में मैं समझता हूं राजस्थान को 50 वर्ष पीछे ले गए गहलोत साहब इस लड़ाई में कि ये मुख्यमंत्री पद का मुकुट मेरे माथे पर चला रहे। कहते थे गहलोत जी मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ रहा था तो मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ता। अरे भाई पायलट तैयार बैठे थे, आपने छोड़ा ही नहीं। ठीक है, आप कुर्सी चिपक गए फेविकोल के मजबूत जोड़ की तरह, जनता ने आपको उस समय उखाड़ फेंका। और राजस्थान के अंदर जनता ने दिखाया कि आपको किस प्रकार से उखाड़ फेंका। आपकी घोषणाओं पे सिर्फ और सिर्फ आप घोषणा बनती रह गए और एक तुष्टि की राजनीति करने का काम करते थे। यदि जयपुर के अंदर आशीष जी, यदि किसी एक मिनट बात खत्म कर लूं फिर बोलते ना यदि जयपुर में रामगंज बाजार में 2 मोटरसाइकिल भिड़ंत हो जाए 50 लाख मुआवजा दे दो, ये तुष्टिकरण राजनीति नहीं तो क्या है? और वाल्मीकि समाज का पुरानी बस्ती रहने का युवक जिसकी मुस्लिम परिवार द्वारा हत्या कर दी जाती है उसको 5 लाख का मुआवजा भी तब जब मुख्य पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता धरने पर बैठते तब। तो यही तो फर्क देखने को मिलता था कि हिंदुओं के सनातन के साथ किस प्रकार न्याय करने का काम कांग्रेस ने किया और मुस्लिम तुष्टिकरण राजनीति कांग्रेस ने की। इसका दुष्परिणाम था कि आज कांग्रेस चाहे केंद्र हो या राजस्थान हो हर तरह से बाहर होती जा रही है। ये तुष्टिकरण राजनीति करने का काम कांग्रेस ने किया है। लक्ष्मीकांत जी ने कहा कि पिछला जो कार्यकाल रहा गहलोत राज में 5 साल का जो कार्यकाल था उसने 50 साल पीछे प्रदेश को धकेल दिया है। प्रकाश जी। आशीष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जितने भी जिले बनाए, नगर पालिका बनाई, कौन सा जिला बिना एसपी कलेक्टर के रहा, कौन सी नगर पालिका बिना ईओ के रही? सारी जगह कर्मचारी पूर्ण रूप से उपलब्ध थे जितनी आवश्यकताएं थी। और आप सबसे पहले ये देखिए कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार, परसों परले दिन की बात है, सीकर में राज्यपाल महोदय, राजभवन का ट्वीट था कि पहली बार राज्यपाल महोदय गवर्नमेंट की योजनाओं का पब्लिक अधिकारियों की बैठक लेके और मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की ये योजनाएं जन जन तक पहुंचाई। राजभवन से ट्वीट हुआ है, मैं आपको ट्वीट बता देता हूं। पहली बार ऐसा है कि ये पूरी गवर्नमेंट जनहित में कोई काम नहीं कर रही, सिर्फ हमारी योजनाएं जो है उनको खत्म करना, उनको रिव्यू करना। अरे भाई, आप जनता से कुछ उम्मीद, जनता आपसे कुछ उम्मीद लेके आइए, उस पर काम करिए, कुछ नई चीज करिए, बढ़ाइए चीजों को। ये घटाने का काम कर रही है, सिर्फ घटाने का। मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछना चाहूंगा मेरे साथी प्रवक्ता से कि 56 नगर पालिकाओं में आप मुझे 8-10 ऐसी नगर पालिकाएं बता दीजिए जिनको हटाने का क्राइटेरिया आपके फिट बैठता हो कि ये क्राइटेरिया है, हम इस क्राइटेरिया के हिसाब से। वो तो जिला कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी गई है, जिला कलेक्टर नहीं, की आशीष रिपोर्ट जी, पर मंत्रिमंडल रिपोर्ट में समिति यह फैसला है करेगी। कि नगर पालिका हम जब बना सकते हैं जिसकी जनसंख्या पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा हो। सारा क्राइटेरिया फॉलो होता है और तभी हमने नगर पालिकाएं बनाई थी नगर पंचायत से 56 इस वजह से बनाई। और फिर इनकी दोहरी मापदंड की नीति है। अभी 3 दिन पहले इन्होंने बताया था कि हम ग्राम पंचायतों को छोटा करके संख्या बढ़ाएंगे। एक तरफ आप खत्म करने की बोलते हो, एक तरफ बढ़ाने की बताते हो। क्या आपकी कुछ रियलिटी है ही नहीं? कभी क्या बोलते हो, कभी क्या बोलते हो। जनहित में क्या काम करते हो? 1-2 काम बता दो आप जनहित में। किसान वर्ग कोई खुशी नहीं है। आपके पास ईआरसीपी लागू किया, 3 बार आपने उसका नाम चेंज कर दिया। ईआरसीपी के बाद में काली सिंध, उसके बाद में राम सेतु, और जनता को उसका कुछ नहीं दिखाया इन लोगों ने। जनता को क्या एमओयू हुआ वो जनता में आज तक नहीं आया। और मुझे तो लगता नहीं कि ईआरसीपी का राजस्थान की जनता को सिर्फ कागजों में घोषणा है, बाकी कोई जमीनी स्तर पर कुछ उसका बेनिफिट होगा। ठीक है, लक्ष्मीकांत जी। मैं बड़े गौर से सम्माननीय प्रकाश जी सुना। हमारे प्रकाश जी कह रहे थे कि किसी कोई भी वर्ग खुश नहीं है। मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस से कोई वर्ग खुश नहीं है, इस बात को शायद प्रकाश जी कहने का प्रयास कर रहे थे। नहीं, बस सरकार सर बीजेपी की है। एक मिनट सुन तो ले यार। कांग्रेस तो बस यही तो कांग्रेस प्रवक्ताओं की स्थिति बड़ी खराब है। विपक्ष से क्या, विपक्ष पे हम तो लड़ रहे हैं जनता के लिए। अरे लड़ते जनहित एक के मिनट, अरे भाई जनहित के यदि जनहित के काम हम नहीं कर रहे तो राजस्थान के संपूर्ण उपचुनाव ये जिले में खत्म भारतीय जनता करना पार्टी जनहित के एक काम मिनट भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल की, इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार जो काम कर रही है निश्चित मानकर जनता उनका अनुकरण कर रही है। जनता मानती है कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है, राजस्थान में काम कर रही है। बार बार जनसंख्या की बात कर रहे थे। जनसंख्या कितने आंकड़े माने गहलोत जी ने उजागर के बता दे।
कब जनसंख्या की जनगणना हुई थी और किसके आधार पर आपने किस नगरपालिका को पोषित करने का काम किया, बताइए। कब जनगणना, अरे कब हुई थी, अरे कब हुई थी प्रकाश जनगणना, कब हुई थी प्रकाश जी जनगणना, बताइए कब हुई थी जनगणना, जनगणना आंकड़ा कब का है आपके पास, बताइए। जनता पूछती राजस्थान की आपसे। अरे भाई प्रकाश जी बोलने, एक तो बीच में नहीं बोले और बीच में बोलते स्वागत जवाब देगा साथ रख के। बताइए अंतिम जनगणना कब हुई थी और कब जनगणना के आधार पर फैसले लिए, कौन सी साल की जनगणना आधार पर आपने 4.5 वर्ष बाद फैसले लिए, बताइए बताइए कब लिए फैसले आपने, कब हुई थी जनगणना, पूछता है राजस्थान आपसे, बताइए प्रकाश जी। नहीं आपकी हिम्मत बताने की, अब आप सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं है। अब आप कह रहे मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी जनता के पास कोई आंकड़े नहीं है कि जयपुर में कितनी पॉपुलेशन है। डिबेट नहीं होती, डिबेट नहीं करना तो आपने सवाल रखा, यहाँ से आपने सवाल रखा कि आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं उसी तौर पर, जनसंख्या के आधार पर जिले बनाए गए और निकाय की घोषणा की गई। और मैं यही पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के नेता बता दें मुझे जनगणना कब हुई थी, बताइए। अंतिम जनगणना का परिणाम कब आया था, बता दीजिए। किसके आधार पर आपने जनगणना की, बताइए। पूछती जनता राजस्थान की आपसे, सारा डाटा रहता है गवर्नमेंट, अरे डाटा रखा, सारा डाटा रहता है गवर्नमेंट के पास। डाटा क्यों नहीं रहता, डाटा रखती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम क्या है, जिला कलेक्टरों का क्या काम है, डिबेट नहीं होती, इनके समझ से परे आशीष जी। सिर्फ जनगणना से डाटा आता है क्या जनसंख्या का? आप ये बता दीजिए, जनरल डेटा नहीं रहता गवर्नमेंट के पास कभी भी। आप ये बता दीजिए जनरल डेटा नहीं रहता। हमने पंचायतें बनाई तो डेटा लेके तो बनाई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि 56 नगर पालिकाओं में मुझे आप 8-10 ऐसे एग्जाम्पल दीजिए कि हम इस हिसाब से इनको खत्म कर रहे हैं। एक भी बता दो 56 में, मुझे 8-10 ये बता दो। वो तो जिले भी खत्म किए थे तो वहां भी क्राइटेरिया। आशीष जी मैं अपनी बात पूरी कर दूं, प्रकाश जी कहे कि पूरा समय मिलेगा, बोल दीजिएगा, डिस्टर्ब नहीं करें। जिस प्रकार से माननीय प्रकाश जी भी कह रहे थे, मैंने जनगणना की बात की क्योंकि आपने जनगणना का प्रश्न उठाया। आपने कही नहीं कहा हमने डेटा कहीं से उठाया, हमने जनता इसके आधार पर कि आपने बार बार कहा जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या का आंकड़ा तो सिर्फ और सिर्फ यदि कोई जारी कर सकता है तो जनगणना होने के बाद ही जारी हो सकती है। ये बात कटु सत्य है, यथार्थ सत्य है। जिस प्रकार सूरज पूरब में उगता है इसी प्रकार ये बात बिल्कुल सत्य है। अब आप दूसरी बात कही, आपने कहा हमने ईओज लगाए, हमने फरार लगाया, कौन सी एसपी खाली रही। अरे भाई 200 लोगों का खाना बनाया था, 500 खाने खाने वाले थे, क्या 200 लोगों को परोस दिया क्या? राजस्थान के अंदर एसपी तो उतने ही थे जितने पहले जिले थे, कलेक्टर तो उतने थे जितने पहले जिले थे, आईएएस तो उतने थे जितने पहले थे, और आरएस भी उतने थे जितने पहले थे, पटवारी भी उतने थे, गिरदार भी उतने थे। लेकिन आपने क्या किया, उनको विभक्त करने का काम किया, जनता का यहां से उठाकर वहां करने का काम किया, जगह खाली पड़ी रही और जनता सफर होती रही। ये काम आपने किया। आपने खाली तो कोई सा छोड़े नहीं, हमने तो लगा दिया दूध में, कलेक्टर लगा दिया। अरे भाई कहां से उठा के लगाया आपने? जहां राजस्थान के अंदर दूसरी जगह पर इस आरएस की आवश्यकता थी, आपने उसको उठाकर वहां लगा दिया, वो जगह खाली पड़ी रही। तो आपने एक काम किया। आपको देखिए, तो एक आशीष जनता भी जानती है, आपको बता दूं, किसी मकान को बनाने से पहले उसकी जमीन को देखा जाता है, उसकी गुणवत्ता को देखा जाता है, जमीन के अंदर नींव का मजबूती का आधार देखा जाता है, उसकी नींव पहले लगाई जाती है, कंगूरा पहले लगा दिया जाता है जी। कांग्रेस ने यही काम किया, कांग्रेस ने सब जगह दिखाने का काम किया और कंगूरे दिखाने का काम किया, लेकिन नीचे नींव क्या थी ये नहीं बताई। इसलिए उन जिलों को बदलना पड़ा, इन नगर पालिकाओं को बदलना पड़ा, बंद करना पड़ा। यही स्थिति महात्मा गांधी स्कूल की थी। महात्मा गांधी स्कूल के 0 नामांकन, 0 नामांकन। आशीष जी आप खुद बताइए, आपके चैनल से माध्यम से 0 नामांकन थे। महात्मा गांधी स्कूलों में 7 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं। महात्मा गांधी आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको नहीं, आप सिर्फ गरीब विरोधी हो, सिर्फ गरीबों का विरोध कर रहे हो और आप सिर्फ दलित विरोधी हो। महात्मा गांधी स्कूलों में हर जगह इतने जबरदस्त रजिस्ट्रेशन और जनता बार बार सबक सिखाती है। ये सब देश विरोधी कांग्रेस अंबानी की सरकार है। बस एक शब्द अच्छा पकड़ रखा है, शाबाश, वेरी गुड। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को अडानी अंबानी बोलने के लिए बार-बार राहुल गांधी भाई खुश होंगे, शाबाशी देंगे आज आपको। राहुल गांधी खुश होंगे कि तुमने बोला अडानी अंबानी, बहुत खुश होंगे राहुल गांधी, बहुत शाबाशी देंगे आज आपको। प्रकाश जी ठीक है, समय की सीमा है, आपको रोकना चाहूंगा। समय की सीमा, प्रकाश जी समय की सीमा है, आपको रोकना चाहूंगा। चलते चलते 1-1 मिनट में आप कुछ आंकड़े तो लेके आइए। महात्मा गांधी में कहां 0 था रजिस्ट्रेशन? ठीक है प्रकाश जी सुनिए, 1-1 मिनट में आपसे रिव्यू चाहूंगा। भजनलाल सरकार ने जिलों की स्क्रूटनी कर दी है, कमेटी बनाई, न्याय संगत जिस प्रकार से आपने नियम संगत जिले बनाए थे उन्हीं नियमों के अनुसार स्क्रूटनी करके कटौती की गई और अब स्थानीय निकायों पर एक्शन लिया जा रहा है। विपक्ष का क्या स्टैंड रहेगा? प्रकाश जी 1 मिनट में। देखिए आशीष जी, सिर्फ और सिर्फ ये
कांग्रेस से द्वेष भाव का नतीजा है। पर हम ये कह रहे हैं कि आप जनता से तो द्वेष भाव मत रखिए। कम ये सारी जो योजनाएं कांग्रेस लाई जनता के लिए आई। लोकतंत्र में सारी स्कीमें, सारी योजनाएं जनता के लिए होती हैं। और बीजेपी जनविरोधी पार्टी है। सिर्फ ये जनविरोधी इसलिए है, मेरे साथी प्रवक्ता आपके चैनल से माध्यम से पूछना चाहूंगा मैं कि महात्मा गांधी स्कूल में रजिस्ट्रेशन जीरो था क्या? मुझे आपके डाटा उपलब्ध आपके चैनल के माध्यम से मैं उपलब्ध करवाऊंगा। डिबेट का टाइम पूरा हो चुका है, 1 मिनट में केवल उसी पे बोलना था आपको। लक्ष्मीकांत जी, अब जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस से आपकी द्वेषता है तो कांग्रेस से बदला लीजिए, जनता से मत लीजिए। 1 मिनट। देखिए, हमारी विचार कांग्रेस से या कांग्रेस के नेताओं से कोई द्वेषता नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा की लड़ाई सदैव चलती रहेगी। जब जनता से लड़ाई, इसी तौर पर हमारा मानना है कि कांग्रेस ने जो निर्णय सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आधार पर लिए थे, पैसा के आधार पर नहीं लिए थे, जनता के लिए निर्णय नहीं लिए थे, अपने खुद के राजनीतिक फायदे के निर्णय नहीं लिए गए थे। उन निर्णयों को बदलने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। हमारा मानना है कि राजस्थान का सामने विकास हो, विकास की दृष्टि में राजस्थान अग्रिम पंक्ति में आकर खड़ा हो, इस बात को कहने का साहस किसी में है और अपनी बात को दिल्ली जाकर मनवाने का साहस किसी में है तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा में है, जिसने राम सेतु की परिकल्पना को राजस्थान में सार्थक करने का काम किया। तो यमुना जल से के माध्यम पश्चिमी राजस्थान पानी देने का काम भी वर्तमान सरकार कर रही है, चाहे किसान निधि के माध्यम से हो या अन्य माध्यमों से हो। युवाओं के लिए आज बड़ी से बड़ी एक साथ अखबार में पूरे 1 वर्ष का कैलेंडर निकालने का काम किया है तो वर्तमान सरकार ने किया है। वर्तमान सरकार ने 13,500 नियुक्ति पत्र भी बांटे और सरकार बनने के बाद राजस्थान में 75,000 से अधिक नौकरियां दी जा चुकी है। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मीकांत पारिक जी, बीजेपी प्रवक्ता, और कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश मीणा जी। आज का एजेंडा में हमने चर्चा की, भजनलाल सरकार अब मंत्रिमंडलीय कमेटी के माध्यम से रिव्यू करने जा रही है। जिलों के बाद अब नगर निकायों की तैयारी है। देखना दिलचस्प है कि एक और जहां विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि सरकार जन विरोधी कदम उठा रही है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का दावा है कि ये जनहितैषी फैसला है और ये पूरी कटिबद्धता के साथ में, पूर्ण मानसिकता के साथ में जनता के विकास को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।